मैक्रोफेजेस हमारे ना सिक्रीट करते हैं मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, जैसे वो साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आ जाता है उसमें, इंटरल्यूकिन 1, कीमोकाइंस एंड अदर्स, और इकोसिनोइड्स भी करते हैं। थस मैक्रोफेजेस हमारे सेंट्रल होते हैं टू द इनिशिएशन एंड प्रोपागेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन। मैक्रोफेजेस डिस्प्ले करते हैं एंटीजेंस को टू द टी लिम्फोसाइट्स और रिस्पॉन्ड करते हैं टू द सिग्नल फ्रॉम द टी सेल्स। थस सेट करते हैं फीडबैक लूप जो कि एसेंशियल होता है डिफेंस अगेंस्ट मेनी माइक्रोब बाय द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ये इंटरेक्शन डिस्क्राइब हुए फर्दर इन द डिस्कशन ऑफ द रोल ऑफ द लिम्फोसाइट्स इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन लेटर इसी चैप्टर में। इन मोर डिटेल हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे जहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कंसीडर की गई है। इनकी इम्प्रेसिव और आर्सेनल ऑफ द मेडिएटर्स बनाती है मैक्रोफेजेस को पावरफुल एलाइज इन द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट अनवांटेड इन्वेडर, लेकिन कुछ वेपनरी भी इंड्यूस करवा सकती है कंसिडरेबल टिश्यू डिस्ट्रक्शंस जब मैक्रोफेजेस इनएप्रोप्रिएटली या एक्सेसिवली एक्टिवेट हो जाए। ऐसा होता है क्योंकि ये एक्टिविटीज़ मैक्रोफेजेस की ना जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन की है वो एक हॉलमार्क है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। कुछ इंस्टेंसेस में अगर इरिटेंट एलिमिनेट हो जाता है तो मैक्रोफेजेस इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएंगे, या तो वो डाई ऑफ हो जाएंगे या फिर बनाएंगे अपना वे थ्रू द लिम्फेटिक और लिम्फ नोड में चले जाएंगे। एंड अदर मैक्रोफेजेस जो है ना परसिस्ट भी कर सकते हैं एज अ रिजल्ट कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट सर्कुलेशन में से और उनकी लोकल प्रोलिफरेशन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अब है रोल लिम्फोसाइट्स का। माइक्रोब्स और अदर इन्वायरमेंटल एंटीजेंस जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, जो एम्पलीफाई करेगा प्रोपागेट करेगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन को। माइक्रोब्स और इन्वायरमेंटल एंटीजेंस आल्दो मेजर फंक्शन इन लिम्फोसाइट्स का है एज अ मीडिएटर ऑफ द अडाप्टिव इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करता है डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शियस पैथोजन। चैप्टर 5 में देखेंगे। तो ये सेल ऑफन प्रेजेंट होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इन्फ्लामेशन जो है ना वो परसिस्टेंट रहती है और सिवियर हो जाती है। कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जैसे कि हमारी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो गई जो बाद में देखेंगे, वो डिपेंड लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स पे ही करती है। लिम्फोसाइट डोमिनेंट पॉपुलेशन होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, जो कि ऑटो इम्यून में देखा गया है और अदर हाइपर सेंसिटिविटी डिजीजेज में भी। बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू सिक्रीट द साइटोकाइंस, CD4 प्लस जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं नेचर ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को। ये टी सेल्स ग्रेटली एम्पलीफाई करते हैं अर्ली इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो कि इंड्यूस होता है बाय रिकॉग्निशन ऑफ द माइक्रोब्स एंड द डेड सेल्स एज अ पार्ट ऑफ द इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। देर आर 3 सबसेट्स ऑफ द CD4 प्लस टी सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं डिफरेंट किस्म के साइटोकाइन और एलिसाइट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। एक है टी हेल्पर 1 सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन इंटरफेरॉन गामा जो एक्टिवेट करता है हमारे मैक्रोफेजेस को क्लासिकल पाथवे के ज़रिए। फिर टी हेल्पर 2 सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13 जो रिक्रूट करवाता है और एक्टिवेट करवाता है यूजिनोफिल्स को और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द मैक्रोफेजेस। इसमें क्लासिकल था लेकिन इसमें ये अल्टरनेटिव पाथवे को करवाता है, ठीक है। फिर है टी हेल्पर 17 सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 17 और अदर साइटोकाइंस भी जो इंड्यूस करवाता है सिक्रीशन हमारी कीमोकाइंस की जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट के लिए इनटू द रिएक्शन। दोनों टी हेल्पर 1 सेल और 17 सेल्स जो है ना वो डिफेंस अगेंस्ट मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होते हैं और वायरसेस में भी और ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी। टी हेल्पर 2 सेल्स जो है इम्पोर्टेंट होते हैं इन द डिफेंस अगेंस्ट द हेलमिंथिक पैरासाइट टी हेल्पर 2 सेल और एलर्जिक इन्फ्लामेशन में भी, जबकि ये बैक्टीरिया वायरसेस और ऑटो इम्यून में। ये जो टी सेल्स हैं ये सबसेट्स हैं और उनका फंक्शन डिस्क्राइब मोर डिटेल में चैप्टर 5 में हुआ है। लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस हमारे इंटरैक्ट कर जाते हैं बाय डायरेक्शनल वे में। ये इंटरेक्शन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोपागेटिंग द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। बाय डायरेक्शनल कैसे, और ये कैसे प्रोपागेट करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, वो देखें फिगर देखें, फिगर 3.20। इसमें मैक्रोफेज लिम्फोसाइट इंटरेक्शन दिखाई गई है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। देखिए एक्टिवेटेड टी सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन जो कि रिक्रूट करवाते हैं मैक्रोफेजेस को, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 17 और कीमोकाइंस, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स है, ये सिक्रीट कर रहा है, ये ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट करा रहा है। एंड अदर्स दैट एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस जैसे इंटरफेरॉन गामा, ये जाके मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर रहा है।
एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो ना स्टिमुलेट करते हैं टी सेल्स को बाय प्रेजेंटिंग एंटीजेंस और विया द साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 12। ये देखिए ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है टू द टी लिम्फोसाइट्स और फिर इसके अलावा अदर साइटोकाइंस के जरिए जैसे 12, 6, 23 इंटरल्यूकिन थी कि इनकी मदद से मैक्रोफेजेस डिस्प्ले करते हैं एंटीजन्स टी सेल्स को और एक्सप्रेस करते हैं मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल जिसको हम कोस्टिम्युलेटर कहते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को कोस्टिम्युलेटर और प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस भी इंटरल्यूकिन 12 और अदर्स, ये भी स्टिमुलेट करते हैं हमारे टी सेल का रिस्पॉन्स। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स अब क्या करेंगे, ये इंटेंट प्रोड्यूस करेंगे साइटोकाइंस डिस्क्राइब अर्लियर, जो रिक्रूट करवाएंगे एक्टिवेट भी करेंगे, रिक्रूट भी करेंगे किसको, मैक्रोफेजेस को, और प्रमोट करेंगे ज़्यादा एंटीजन की प्रेजेंटेशन और साइटोकाइन की सिक्रीशन। ये रिजल्ट कर रहा है, अब आप देख रहे हैं साइकिल की तरह, और साइकिल ऑफ सेलुलर रिएक्शन जो कि फ्यूल होता है और सस्टेन करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी की प्रोड्यूसिंग जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो भी ऑफन एट द साइट ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मौजूद होते हैं। एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं परसिस्टेंट फॉरेन के लिए या सेल्फ एडिजेंस के लिए इन द इन्फ्लामेटरी साइट या फिर अगेंस्ट द एल्टर्ड टिश्यू कंपोनेंट। However, specificity, even the importance antibodies की most chronic inflammatory disorder में unclear है। कुछ chronic inflammatory reactions में accumulated जो lymphocytes हैं, antigen presenting cells, plasma cell cluster together एक lymphoid structure बना देते हैं। कौन कौन, लिम्फोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और प्लाज्मा सेल। ये लिम्फोइड स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है फॉलिकल्स की तरह इन द लिम्फ नोड। इसको हम कहते हैं टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, इसको ये कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गेनोजेनेसिस है जो कि साइनोवियम ऑफ द पेशेंट्स में देखी गई है इन लॉन्ग स्टैंडिंग र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस में, इन द थायरॉयड, इन द हाशिमोटो थायरोडाइटिस में भी देखी गई है, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इन द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की सेटिंग में भी ये टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन देखे गए हैं, जिसमें प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये पोस्टुलेट हुआ है कि लोकल फॉर्मेशन लिम्फोइड ऑर्गन्स की परपिचुएट करती है इम्यून रिएक्शन को बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर, लेकिन ये सिग्निफिकेंस इसकी नहीं इस्टेब्लिश हुई। अदर सेल्स कौन से होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, अदर सेल टाइप्स भी प्रोमिनेंट होती हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो कि इंड्यूस होती हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई से, उसमें हमारे यूजिनोफिल्स आ जाते हैं। ये जो है ना एबंडेंट कहाँ पे होते हैं, इम्यून रिएक्शंस में जो IgE से मेडिएटेड हो या फिर किसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। इसकी फिगर देखें, यहाँ पे दिखाया गया है कि फोकस ऑफ द इन्फ्लामेशन कंटेनिंग न्यूमरस यूजिनोफिल्स, ठीक है। इनकी जो ना रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है अडेहियन मॉलिक्यूल के जरिए जो कि सिमिलर है जैसे न्यूट्रोफिल्स में हुआ था, और स्पेसिफिक कीमोकाइन से भी जिसको ईओटैक्सिन कहा गया है जो कि ल्यूकोसाइट्स से हमें मिलता है, ड्राइव होता है ईओटैक्सिन, और एपिथेलियल सेल से भी। यूजिनोफिल्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें मेजर बेसिक प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। ये एक हाईली कैटाइनिक प्रोटीन होती है, तो ये टॉक्सिक होती है किसको, पैरासाइट्स को, लेकिन ये होस्ट के एपिथेलियल सेल को भी इंजूरियस है, इसीलिए यूजिनोफिल बेनिफिट करते हैं इन कंट्रोलिंग द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, येट ये ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे ही टिश्यू का डैमेज इन द इम्यून रिएक्शन जैसे कि एलर्जीज में होता है। नेक्स्ट है हमारे मास्ट सेल, तो ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं मास्ट सेल, और दोनों एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मास्ट सेल ना प्रीकर्सर से आते हैं बोन मेरो में से, इनके मैनी सिमिलैरिटीज़ हैं सर्कुलेटिंग बेजोफिल्स की तरह, लेकिन ये बेजोफिल्स में से नहीं आते, ये टिश्यू रेजिडेंट होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा रोल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में टिश्यूज़ में प्ले करते हैं देन द बेजोफिल्स। मास्ट सेल्स और बेजोफिल एक्सप्रेस करते हैं अपने सरफेस पे रिसेप्टर FC एप्सिलॉन RI जो बाइंड करता है FC पोर्शन IgE एंटीबॉडी के साथ। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में IgE बाउंड मास्ट सेल के साथ जो होता है FC रिसेप्टर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज कर देगा एंटीजन को, और इन रिस्पॉन्स द सेल्स ये दोनों कॉम्प्लेक्स से ये सेल डीग्रेन्युलेट हो जाएगा और रिलीज़ करेगा मेडिएटर जैसे कि हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस टाइप का रिस्पॉन्स होता है एलर्जिक रिएक्शन में जो कि फूड को, इंसेक्ट, वेनम या ड्रग्स को हो, समटाइम विद द कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे हो जाता है। मास्ट सेल आल्सो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में मौजूद होते हैं क्योंकि ना ये सिक्रीट करते हैं प्लीथोरा ऑफ साइटोकाइन, और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं। ऑल्दो न्यूट्रोफिल्स कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एक्यूट इन्फ्लामेशन के, कुछ फॉर्म्स क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लास्ट करते हैं महीनों तक, कंटिन्यू करते हैं टू शो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इंड्यूस्ड आइदर बाय द परसिस्टेंट माइक्रोब की वजह से या साइटोकाइंस या अदर मीडिएटर जो कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हुए हैं और टी लिम्फोसाइट से।
क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोन का, जैसे ओस्टियोमाइलाइटिस हो गई, तो न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट परसिस्ट करता है महीनों तक। न्यूट्रोफिल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्रोनिक डैमेज में, जो कि इंड्यूस होता है लंग्स में, जो स्मोकिंग से होता है और अदर इरिटेंट स्टिमुलाई से। ये पैटर्न इन्फ्लामेशन का हम कहते हैं अक्यूट ऑन क्रोनिक। इसको क्या कहते हैं? अक्यूट ऑन क्रोनिक। नेक्स्ट है ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन एक फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही है, जो कि कैसे कैरेक्टराइज होती है? बाय द कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस often with the T lymphocytes and sometimes associated with the central necrosis। इसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और समटाइम ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से और सेंट्रल में इसमें नेक्रोसिस होगी। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ना डेवलप करते हैं एबंडेंट साइटोप्लाज्म, और ये बिगिन करते हैं टू रिजेंबल लाइक एपिथेलियल सेल की तरह, और इसीलिए इनको एपिथेलॉइड सेल कहा जाता है, इनको एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को। कुछ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस फ्यूज़ कर जाते हैं और एक मल्टी न्यूक्लियन जायंट सेल बना देते हैं। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन सेल्यूलर अटेम्प्ट होता है टू कंटेन एन ऑफेंडिंग एजेंट, जो कि डिफ़िकल्ट है टू इरेडिकेट, ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो इसलिए ग्रेन्युलोमा बनता है। इस अटेम्प्ट में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन हो जाती है टी लिम्फोसाइट्स की, और ये टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन कराता है, जो कॉज कराता है इंजरी टू द नॉर्मल टिश्यूज़। दो तरह के ग्रेन्युलोमा बनते हैं जो डिफ़र करते हैं इन देयर पैथोजेनेसिस। एक इम्यून ग्रेन्युलोमा होते हैं, जो कि वेराइटी ऑफ द एजेंट से होते हैं और कैपेबल हैं ऑफ इंड्यूसिंग द परसिस्टेंट टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, वो प्रोड्यूस करता है ग्रेन्युलोमा, जो कि जब इंसाइट करें एजेंट को, कैन नॉट रेडिली एलिमिनेटेड, जैसे कि परसिस्टेंट माइक्रोब हो या कोई सेल्फ एंटीजन हो, तो उनमें इस तरह के बनते हैं। ऐसे रिस्पॉन्सेस में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करेंगे टी सेल्स को, तो साइटोकाइन्स वो प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा अदर टी सेल्स को और परपिचुएट करेगा रिस्पॉन्स को, और इंटरफेरॉन गामा भी, जो एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस को। दूसरे होते हैं फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा। ये देखे गए हैं इन रिस्पॉन्स टू द रिलेटिवली इनर्ट फॉरेन बॉडीज़ को, जैसे कि जिनमें एब्सेंस होती है टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। टिपिकली फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा जो है ना, अराउंड द मटेरियल होता है, जैसे कि टेल्क एसोसिएटेड विद द आईवी ड्रग अब्यूज़, सूचर्स हो गए, फाइबर्स हो गए, जो कि लार्ज इनफ हैं टू परक्लूड द फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस, लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होते। एपिथेलॉइड सेल्स और जायंट सेल जो है ना, वो अपोज होते हैं टू द सरफेस ऑफ द फॉरेन बॉडी। फॉरेन मटेरियल यूजुअली आइडेंटिफाई होता है इन द सेंटर ऑफ द ग्रेन्युलोमा, पार्टिकुलरली अगर व्यू किया जाए किसी पोलराइज लाइट से, जिसमें ये अपीयर होता है रिफ्रैक्टाइल। नेक्स्ट अभी मॉर्फोलॉजी देख लें। यूजुअल H&E स्टेन में टिश्यू सैंपल्स में फिगर देखें, ये देखिए, ये टीबी का ट्यूबरकुलस टिपिकल ग्रेन्युलोमा है, जिसमें सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस और सराउंड हुआ है मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल से, एपिथेलियल सेल से और लिम्फोसाइट से। यूजुअल H&E स्टेन में एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो है ना ग्रेन्युलोमा में, उनको पिंक ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, पिंक कलर का, विथ इनडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, ठीक है, उनको कहते हैं एपिथेलॉइड सेल्स। अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट सराउंड करता है एग्रीगेट ऑफ द एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस को। अब ये देखिए ना, अगर मैक्रोफेजेस आ गए, मिसाल यहाँ पे मैं इसी में बने हुए हैं, एक मैक्रोफेजेस आ गए, ठीक है, तो फिर वो एक कॉलर ऑफ, ये एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस हैं, वो कॉलर ऑफ, ये एक कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स के एग्रीगेट्स, लिम्फोसाइट्स, कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स को सराउंड करता है, एग्रीगेट ऑफ एपिथेलॉइड मैक्रोफेज को। ओल्डर ग्रेन्युलोमा जो है ना, उनको रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यू भी होती है, फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यू की रिम भी ओल्डर ग्रेन्युलोमा को होती है। फ्रीक्वेंटली बट नॉट इनवेरिएबली मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल 40 to 50 नैनो माइक्रोन मीटर के होते हैं डायामीटर में, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल, जो कि ग्रेन्युलोमा में पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं लैंगरहैंस जायंट सेल। ये कंसिस्ट करता है लार्ज मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, इनमें ज़्यादा होता है, ठीक है, और इनमें मैनी न्यूक्लिया होते हैं लैंगरहैंस जायंट सेल में। ग्रेन्युलोमा जो एसोसिएट होता है सर्टेन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि ये वाला फिगर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस होता है, ग्रॉसली ये इसको, ये ग्रेन्युलर होता है,
चीज़ी अपीयरेंस का होता है, इसलिए इसको केशियस नेक्रोसिस कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिकली ये नेक्रोटिक मटेरियल अपीयर एमोर्फस होता है, स्ट्रक्चर लेस होता है, यूजिनोफिलिक ग्रैन्युलर डेब्रिस होती है विथ लॉस ऑफ सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डिटेल्स नहीं है देखें। ग्रेनुलोमा जबकि क्रोहन डिजीज़ में, सार्कोइडोसिस में, फॉरेन बॉडी रिएक्शंस में टेंड टू नॉट हैव नेक्रोटिक सेंटर, उनमें नहीं होता, और ये सेड है टू बी नॉन केजिएटिंग, यानी वो केजियस से टीबी वाला, लेकिन ये वाले सार्कोइडोसिस क्रोहन वाले नॉन केजिएटिस हैं, फॉरेन बॉडी वाले भी। हीलिंग ग्रेनुलोमा की अकम्पनी होती है बाय फाइब्रोसिस, जो कि एक्सटेंसिव होती है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और फिर हीलिंग होती है। ठीक है, ग्रेन्युलोमा जो है ना वो इनकाउंटर होते हैं इन सर्टेन स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल स्टेट में। रिकॉग्निशन ग्रेन्युलोमा पैटर्न की इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंडीशन कुछ जैसे लाइफ थ्रेटनिंग होती है उन्हीं में ग्रेन्युलोमा होते हैं। जैसे टेबल 3.9 देखें, ये देखिए इसमें डिजीज़ है पहले टीबी, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है। इस डिजीज़ में देखिए केसिएटिंग नेक्रोसिस होती है, केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा होता है, यानी कि ट्यूबरकल होता है, केजिएटिंग ग्रेनुलोमा या ट्यूबरकल। फोकस एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का होता है, जिसमें एपिथेलॉइड सेल जिसको कहते हैं। फिर वो जो है ना रिम होता है फाइब्रोब्लास्ट से, लिम्फोसाइट्स से, हिस्टियोसाइट्स से एंड ओकेजनल लैंगरहैंस जायंट सेल से। फिर उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होती है विथ एमोर्फस ग्रेनुलर डेब्रिस, और ये एसिड फास्ट बेसिला है। ठीक है, उसके अलावा लेप्रोसी में भी होता है। लेप्रोसी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम लिप्राई से, उसमें भी एसिड फास्ट बेसिला होते हैं इन मैक्रोफेजेस, और नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा होगा। साइफिलिस में ट्रिपोनेमा पेरिडियम से होती है, इसमें गुम्मा बनते हैं। गुम्मा साइफिलिस में ये माइक्रोस्कोपिक ग्रॉसली विजिबल लीजन होती हैं इनक्लोजिंग वाल ऑफ मैक्रोफेजेस। प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेट होगा, इसमें वाल ऑफ मैक्रोफेजेस है, उसमें इन्फिल्ट्रेट होगा प्लाज्मा सेल का। सेंट्रल सेल उसमें नेक्रोटिक होते हैं विथ लॉस ऑफ सेलुलर आउटलाइन होगी। ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई इन द टिश्यू। कैट स्क्रैच डिजीज़ भी होती है, वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज से होती है। वो उसमें सराउंड होता है वो स्टीलेट ग्रेनुलोमा से, स्टीलेट ग्रेनुलोमा, जिसमें सेंट्रल ग्रेनुलर डेब्रिस भी होगी और रिकॉग्नाइजेबल न्यूट्रोफिल्स भी होंगे और जायंट सेल होंगे, जो कि जायंट सेल इसमें अनकॉमन है। सार्कोइडोसिस अननोन इटियोलॉजी है, लेकिन ये नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होंगे। उसमें सार्कोइडोसिस में नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा तो होंगे, लेकिन उसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा होंगे सार्कोइडोसिस में। और क्रोहन डिजीज़ जो कि इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है, ये इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट अनडिफाइंड गट माइक्रोब्स की वजह से होती है, पॉसिबली सेल्फ एंटीजन। ओकेजनली ये नॉन केजिएटिंग ही होती है ग्रेनुलोमा इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन विथ डेंस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। इन द सेटिंग ऑफ परसिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स टू द सर्टेन माइक्रोब्स, जैसे कि एम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्रिपोनेमा पैलिडियम या फंजाई, टी सेल डिराइव्ड साइटोकाइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्रोनिक मैक्रोफेज की एक्टिवेशन के लिए और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के लिए। टी सेल डिराइव्ड साइटोकाइंस, ठीक है। तो ग्रेनुलोमास जो है ना, ग्रेनुलोमास मे आल्सो डेवलप इन सम इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीजेज में, जैसे कि क्रोहन डिजीज़ में, जो कि एक तरह की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, आईबीडी, और इम्पोर्टेंट कॉज इसका ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन का यूएस में है। और इन द डिजीज़ ऑफ एटियोलॉजी इज कॉल्ड एंड डिजीज़ ऑफ अननोन एटियोलॉजी, सार्कोइडोसिस में भी ऐसा होता है, ग्रेनुलोमा बन जाते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ना प्रोटोटाइप है ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ की, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है और शुड आल्सो बी एक्सक्लूडेड इन एज अ कॉज ऑफ व्हेन ग्रेनुलोमास आर आइडेंटिफाइड। इस डिजीज़ में ग्रेनुलोमा को ट्यूबरकल रेफ़र किया जाता है। मॉर्फोलॉजिक पैटर्न वेरियस ग्रेनुलोमा डिजीज़ का सफिशिएंटली डिफरेंट होता है टू अलाउ रीजनेबली एक्यूरेट डायग्नोसिस, जैसे कि टेबल 3.9 है, इसमें हमने देखा। लेकिन ये ऑलवेज नेसेसरी है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इटियोलॉजिक एजेंट, जो कि स्पेशल स्टेन्स के ज़रिए फॉर द ऑर्गेनिज्म, जैसे एसिड फास्ट स्टेन है ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए, कल्चर मेथड टीबी के लिए और फंगल डिजीज़ के लिए की जाती है, मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है पीसीआर वगैरह टीबी में, और सीरोलॉजिक स्टडीज़ की जाती है इन द साइफिलिस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की समरी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमने कहा प्रोलॉन्ग होस्ट का रिस्पॉन्स होता है परसिस्टेंट स्टिमुलाई की वजह से टू दैट मे फॉलो अनरिजॉल्व्ड एक्यूट इन्फ्लामेशन और बी क्रोनिक फ्रॉम द आउटसेट। ये माइक्रोब्स की वजह से होता है जो रेजिस्ट करते हैं एलिमिनेशन को, इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट सेल्फ या एनवायरमेंटल एंटीजन, और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे सिलिका वगैरह में जो अंडरलाई करता है मेडिकली मैनी इंपॉर्टेंट डिजीजेस। ये कैरेक्टराइज होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो को एग्जिस्टिंग इन्फ्लामेशन उसमें कैरेक्टराइज होती है। टिश्यू इंजरी भी होती है, अटेम्प्टेड रिपेयर बाय स्कारिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स।
सेलुलर इन्फिल्ट्रेट में मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड अदर ल्यूकोसाइट्स। ये मेडिएट होता है साइटोकाइंस के जरिए जो कि मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और लिम्फोसाइट्स भी, नोटेबली टी लिम्फोसाइट। बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन होती है इन सेल्स के दरमियान और एम्पलीफाई करती है और प्रोलॉन्ग करती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को। फिर हमने ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखी जो कि मॉर्फोलॉजिकली स्पेसिफिक पैटर्न होता है हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। ये टी सेल्स से इंड्यूस होता है और मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन से भी इन रिस्पॉन्स टू द एजेंट जो कि रेजिस्टेंट है टू द इरेडिकेशन। नेक्स्ट है अक्यूट फेज रिस्पॉन्स। ये क्या कंसिस्ट करता है, इसमें ना सेवरल क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। पहले फीवर कैरेक्टराइज होता है एलिवेशन बॉडी के टेम्परेचर का। ये यूजुअली 1 डिग्री से 4 डिग्री तक का होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन होती है हमारा अक्यूट फेज रिस्पॉन्स में, स्पेशली जब इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड हो किसी इन्फेक्शन के साथ। सब्सटेंसेस जो फीवर करवाएं उनको हम कहेंगे पायरोजेंस। बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है जो प्रोड्यूस होते हैं वास्कुलर और पेरीवास्कुलर सेल्स में ऑफ द हाइपोथैलेमस। यहाँ पे पेरीवास्कुलर वास्कुलर सेल्स ऑफ द थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा LPS लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि एक्सोजेनस पायरोजिन कहा जाता है। ये भी स्टिमुलेट करवाता है ल्यूकोसाइट्स को कि वो रिलीज़ करें साइटोकाइन जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब इनको कहेंगे एंडोजीनस पायरोजिन्स, जो कि इंक्रीज़ करते हैं एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज को और कन्वर्ट करवाते हैं एराकिडोनिक एसिड को इनटू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो होता है, ये स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स की दैट रीसेट द टेम्परेचर सेट पॉइंट टू एट द हायर लेवल। एनसेड्स जो होती है ना ड्रग्स, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गई, ये फीवर को रिड्यूस करती हैं क्योंकि ये इनहिबिट करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की ही सिंथेसिस को। हाउ एंड इवन इफ fever contributes to the protective host response remain unclear कि हाउ, और अगर है भी तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है होस्ट रिस्पॉन्स को एज अ प्रोटेक्टिव, वो हमें नहीं पता, अभी क्लियर नहीं हुआ। फीवर के बाद है अक्यूट फेज प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, मोस्टली सिंथेसाइज लिवर से होती हैं, जिनको जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाती है सेवरल 100 फोल्ड एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई। 3 बेस्ट नोन ये प्रोटीन्स है, एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, दूसरी फाइब्रिनोजिन होती है, और सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन। सिंथेसिस इन मॉलिक्यूल्स की हेपेटोसाइट्स में साइटोकाइंस की वजह से स्टिमुलेट होती है। मैनी एक्यूट फेज प्रोटीन जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन जो है बाइंड करती है हमारे माइक्रोबियल के सेल वाल के साथ, और ये ऑप्सोनेंस की तरह एक्ट करती हैं और फिक्स करती हैं कॉम्प्लीमेंट को। फाइब्रिनोजिन बाइंड करता है रेड सेल्स के साथ और उनको स्टैट्स यानी रोलेक्स फॉर्मेशन करवा देता है, जो सेडिमेंट होता है मोर रैपिडली एट अ यूनिट ग्रेविटी दैन टू द इंडिविजुअल रेड सेल। ये बेसिस है फॉर मेजरिंग द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एज अ सिंपल टेस्ट फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस से हो। अक्यूट फेज प्रोटीन्स जो होती है ना, वो बेनिफिशियल इफेक्ट देती हैं ड्यूरिंग द अक्यूट इन्फ्लामेशन, लेकिन प्रोलॉन्ग प्रोडक्शन इन प्रोटीन्स की, स्पेशली जो सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इन सम केसेस कॉज करा देती है सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस। ये डिटेल में चैप्टर 5 में देखेंगे। बढ़ा हुआ लेवल सी रिएक्टिव प्रोटीन का मार्कर होता है फॉर इंक्रीज रिस्क के मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई है इन द पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। ये पोस्टुलेट हुआ है कि इन्फ्लामेशन जो इन्वॉल्व करे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स को इन द कोरोनरी आर्टरी प्री डिस्पोज करती है टू थ्रोम्बोसिस एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। एक और पेप्टाइड जिसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है अक्यूट फेज में, रिस्पॉन्स करता है इन द आयरन रेगुलेटिंग पेप्टाइड हेप्सिडिन। हेप्सिडिन आयरन रेगुलेटिंग पेप्टाइड है। क्रोनिकली एलिवेटेड प्लाज्मा कंसनट्रेशन हेप्सिडिन की रिड्यूस करती है अवेलेबिलिटी आयरन की, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है अनीमिया के लिए एसोसिएटेड विद द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। ये भी एक कॉमन फीचर होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, स्पेशली वो जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। ल्यूकोसाइट काउंट क्लाइम कर जाता है 15,000 से 20,000 तक यूजुअली, लेकिन समटाइम ये रीच कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लेवल जैसे कि 40,000 से लेकर 1,00,000 सेल्स पर ml। ये एक्सट्रीम जो एलिवेशन है ना, इसको हम कहते हैं ल्यूकीमोइड रिएक्शन, ल्यूकीमोइड, क्योंकि ये सिमिलर है टू एंड मे मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वाइट सेल काउंट जो कि ल्यूकीमिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस इनिशियली होती है क्योंकि एक्सेलरेटेड सेल्स जो हैं सेल्स के फ्रॉम द बोन मेरो पोस्ट माइटोटिक रिजर्व पूल कॉज्ड बाय द साइटोकाइंस इंक्लूडिंग ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 की वजह से, देयरफॉर एसोसिएटेड होता है विद द राइज इन द नंबर ऑफ मोर इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड रेफर टू एज शिफ्ट टू द लेफ्ट।
प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन भी इंड्यूस करवाता है प्रोलिफरेशन प्रीकर्सर्स के हमारे बोन मेरो में, जो कॉज होता है बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। थस अगर इन्फ्लामेशन सस्टेन रही, बोन मेरो आउटपुट ल्यूकोसाइट्स का बढ़ जाएगा, इफेक्ट जो कि यूजुअली मोर देन कॉम्पनसेट करता है फॉर द लॉस ऑफ दीज सेल्स इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। चैप्टर 12 में भी देख सकते हैं डिस्कशन ल्यूकोसाइटोसिस की। मोस्ट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, वो इंड्यूस करवाते हैं इंक्रीज इन द ब्लड न्यूट्रोफिल काउंट, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफीलिया। वायरल इन्फेक्शन हो गए जैसे इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गई, मम्प्स हो गए, जर्मन मीजल्स, इनमें एब्सोल्यूट इंक्रीज लिम्फोसाइट्स का होता है और हमको उसको कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। कुछ एलर्जीज़ और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाते हैं यूजिनोफिल्स के नंबर ब्लड में, उसको हम कहते हैं यूजिनोफीलिया। सर्टेन हमारे इन्फेक्शन टाइफॉइड हो गए जो कि वायरस से कुछ होते हैं, रिकेट्शिया से, प्रोटोजोआ से, उनमें कम हो जाता है, नंबर कम हो जाता है सर्कुलेटिंग वाइट सेल्स का, उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अदर मैनिफेस्टेशन अक्यूट फेज रिस्पॉन्स की इंक्लूड करती हैं बढ़ा हुआ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डिक्रीज़ हो जाए, स्वेटिंग कम हो जाए क्योंकि रीडायरेक्शन हुई है ब्लड फ्लो की कुटेनियस से डीप वेस्कुलर बेड के अंदर टू मिनिमाइज द हीट लॉस थ्रू द स्किन। राइगर्स होंगे जिसके नतीजे में शिवरिंग, चिल्स, सर्च फॉर वार्मथ, एनोरेक्सिया होगा, सोमनोलेंस, मलेज भी होता है। प्रोबेबली ये होते हैं क्योंकि एक्शन साइटोकाइंस के होते हैं हमारे दिमाग पे, ब्रेन के सेल्स पे। सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस हो गई, लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया और उनके प्रोडक्ट ब्लड में स्टिमुलेट कराते हैं प्रोडक्शन इनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ सेवरल साइटोकाइंस की, जिसमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आ जाता है, इंटरल्यूकिन 1। हाई ब्लड लेवल साइटोकाइंस का कॉज कराता है वाइड स्प्रेड क्लिनिकल और पैथोलॉजिक एबनॉर्मलिटी, जो जैसे कि डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन करवा देता है, DIC, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंसिव शॉक एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसीमिया भी आ जाता है। ये क्लिनिकल ट्रायड को हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। ये सिमिलर होता है सिंड्रोम जो कि सिमिलर है टू द सेप्टिक शॉक, जो कि होता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जैसे सीवियर बर्न में, ट्रॉमा में, पैनक्रियाटाइटिस एंड अदर कंडीशंस में, सीरियस में।